चलो तो नया चैप्टर शुरू करते हैं जिसका नाम है ब्रांच अकाउंटिंग। ब्रांच अकाउंटिंग। अगर मैं इस चैप्टर की बात करूं तो एग्जाम के अंदर ये चैप्टर अप्रोक्स 10 टू 12 मार्क्स का रहेगा। ठीक। और मोर और लेस कंफर्म है कि इस चैप्टर में से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो ये चैप्टर अगर हमने कर लिया तो 10 से 12 नंबर हमारे कंफर्म हो जाएंगे। ठीक है ना। अच्छा चैप्टर है, प्रैक्टिकल चैप्टर है, रियल लाइफ में भी यूज होता है और पूरा का पूरा इसमें थ्योरी ज्यादा नहीं आएगी, बेसिकली इससे प्रैक्टिकल क्वेश्चन पेपर में आने वाला है। ठीक। ब्रांच अकाउंटिंग नाम से ही समझ आ रहा है कि मान लो अगर मेरा इंस्टीट्यूट है जीएनडे क्लासेस, इसकी मैंने चार अलग अलग ब्रांचेस खोल दी, चार अलग अलग ब्रांचेस खोल दी, तो उन चारों ब्रांचेस की अकाउंटिंग में कैसे करूंगा वो हमें यहाँ पर सीखना है। ठीक। वो अकाउंटिंग हमें यहाँ पर सीखनी रहेगी कि हम ब्रांच की अकाउंटिंग किस तरीके से करेंगे। क्यों? मान लो एक 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 ब्रांच मैंने लक्ष्मी नगर में खोल दी। अब लक्ष्मी नगर में भी एसेट्स होंगे, लक्ष्मी नगर में भी खर्चे लग रहे होंगे, बच्चे लक्ष्मी नगर में पढ़ने आ रहे होंगे, तो वहां से भी रेवेन्यू जनरेट हो रहा होगा। तो मुझे उसका रिवेन्यू, उसके खर्चे सब कुछ रिकॉर्ड करने पड़ेंगे। और बीइंग एन हेड ऑफिस मेरा काम है वो सब करना। ठीक। तो ब्रांच कितने टाइप की होंगी? दो टाइप की ब्रांच पढ़ेंगे हम। एक होती है डिपेंडेंट ब्रांच, एक होती है इंडिपेंडेंट ब्रांच। डिपेंडेंट ब्रांच का मतलब क्या हुआ कि वो ब्रांच मुझ पे डिपेंडेंट है, मतलब उसकी सारी की सारी अकाउंटिंग कौन करेगा? मैं करूंगा। उसकी सारी की सारी अकाउंटिंग कौन करेगा? मैं। दूसरी होती है इंडिपेंडेंट ब्रांच, जिसमें मैं उसकी कोई अकाउंटिंग नहीं करूंगा, वो अपना सारा काम अलग से खुद करेगी, वो अपना सारा काम खुद से अलग करेगी, यानी कि वो जो जो भी अकाउंटिंग करनी है उसको खुद करेगी। लास्ट में बस मुझे अपना ट्रायल बैलेंस बना के दे देगी कि ये मेरी ब्रांच का ट्रायल बैलेंस ये है, आप इसको मर्ज कर लो अपने अंदर। ठीक। आप इसको क्या करो? मर्ज कर लो। तो वो हमारी क्या होती है? इंडिपेंडेंट ब्रांच, जहां पर वो अपनी अकाउंटिंग खुद करते हैं। अगर उनकी अकाउंटिंग मैं कर रहा हूं तो वो क्या हो गई? डिपेंडेंट ब्रांच। अगर वो खुद अपनी अकाउंटिंग कर रहे हैं तो वो क्या हो गई? इंडिपेंडेंट ब्रांच। तो हमें दोनों के बारे में सीखना होगा कि अगर डिपेंडेंट ब्रांच है तो किस तरीके से होगा, और अगर इंडिपेंडेंट ब्रांच है तो किस तरीके से होगा। ठीक। चलो लिखना। कॉन्सेप्ट लिखना। कॉन्सेप्ट। ब्रांच अकाउंटिंग डील्स विद ब्रांच अकाउंटिंग डील्स विद branch accounting deals with the accounting treatment of branch accounting deals with the accounting treatment of dependent and non-dependent, dependent and independent branch, dependent and independent branch। फुल स्टॉप। हाईलाइट करना डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट ब्रांच, मतलब अंडरलाइन कर दो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। तो ये दो की बात करेगा, एक बात करेगा किसकी? डिपेंडेंट की, और एक बात करेगा इंडिपेंडेंट की। फुल स्टॉप। इसके अलावा ये चैप्टर क्या बात करेगा? कुछ ब्रांच ऐसी होगी जो मेरी इंडिया में होंगी, कुछ ब्रांच ऐसी होगी जो इंडिया से बाहर भी होगी। तो अगर मेरी कुछ ब्रांचेस इंडिया से बाहर है तो उनके बारे में भी ये बात करेगा। उस केस में क्या होगा? जो भी फॉरेन ब्रांच है उसको पहले हम कन्वर्ट करेंगे इंडियन करेंसी में, फिर अपने साथ क्या करेंगे? मर्ज। होता क्या है अकाउंट्स के अंदर, अकाउंटिंग के अंदर, अगर मान लो मेरा हेड ऑफिस है जीएनडे क्लासेस यहाँ पर रोहिणी में, इसके बाद मैंने एक ब्रांच खोल दी लेट्स से लक्ष्मी नगर में, एक ब्रांच मैंने खोल दी जनकपुरी में, ऐसे करके दो तीन ब्रांच अलग अलग खोल दी। तो जैसे ही मेरा साल खत्म होगा ना, है तो सारे जीएनडे क्लासेस ही, तो मुझे सबके रिवेन्यू को मर्ज करना पड़ेगा, सबके खर्चे मर्ज करने पड़ेंगे, और एक ही जीएनडे क्लासेस के पीएनएल और बैलेंस शीट बनेगी। तो उसके अंदर सारी ब्रांचेस को प्लस करके दिखाना पड़ेगा। तो वो सारी ब्रांचेस को जब मैं प्लस करूंगा, तो अगर मेरी कोई फॉरेन ब्रांच भी है, यानी कि इंडिया से बाहर कोई ब्रांच है, तो उस केस में क्या होगा? अगर इंडिया से बाहर एक ब्रांच है तो वो फॉरेन करेंसी में होगी। मान लो अगर ऑस्ट्रेलिया में है तो वो ऑस्ट्रेलियन डॉलर में होगी, अगर यूएस में है तो यूएस डॉलर में होगी। तो उस केस में मुझे क्या करना होगा? उस ऑस्ट्रेलियन डॉलर को इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करके फिर मैं उसको अपने अकाउंट के अंदर प्लस कर पाऊंगा। ठीक। तो वो इंडियन करेंसी में हमें उसको प्लस करना, कन्वर्ट करना पड़ेगा, वो होगा आएगा फॉरेन ब्रांच। लिखना मोर ओवर comma, this chapter also covers this chapter also covers the domestic as well as the domestic as well as foreign branches।
कहता है कि एक तो डोमेस्टिक और साथ में क्या फॉरेन, दोनों की दोनों ब्रांचेस के बारे में बात करेगा। तो डोमेस्टिक और फॉरेन ब्रांच दोनों के बारे में यहाँ पर बात करेगा। फुल स्टॉप। नेक्स्ट लाइन में हेडिंग डालना डोमेस्टिक और इनलैंड ब्रांच। डोमेस्टिक और इनलैंड ब्रांच। तो अभी हम सबसे पहले बात कर रहे हैं डोमेस्टिक और इनलैंड ब्रांच। डोमेस्टिक या फिर इनलैंड, इनलैंड मतलब इंडिया की जमीन पे, इंडिया की लैंड पे ही, इनलैंड मतलब हमारी लैंड पे। तो इंडिया की लैंड पे अगर कोई ब्रांच है तो यानी कि डोमेस्टिक ब्रांच है, तो उसके बारे में बात करें। तो इसका मतलब क्या होता है लिखना अंडर दिस बोथ हेड ऑफिस as well as both head office as well as its branches as well as its branches located in India, located in India or in same country, in same country। तो क्या कह रहा है, कहता है या तो हेड ऑफिस, जैसे मान लो अगर मेरा जीएनडी क्लासेस का हेड ऑफिस कहाँ पर है, रोहिणी में, और ब्रांच कहाँ पर है, लक्ष्मी नगर में, या फिर ब्रांच क्या है, कोलकाता में, बेंगलोर में। तो ये सब क्या है, ये सब इंडिया में ही है, तो ये क्या कहलाएंगे, इनलैंड ब्रांच या फिर डोमेस्टिक ब्रांच। अगर मान लो मेरा हेड ऑफिस कहाँ है, यूएस में, हेड ऑफिस किधर है, यूएसए में, और अगर मेरी ब्रांच भी कहाँ पर है, यूएसए में ही है, तो भी वो क्या कहलाएगा, इनलैंड कहलाएगा, क्योंकि उनके लिए तो वही डोमेस्टिक हो गया ना। अगर मान लो मैं यूएसए का बंदा हूँ, मेरा हेड ऑफिस यूएसए में है, मेरी ब्रांच भी यूएसए में है, तो वो क्या हुआ, उनके लिए तो डोमेस्टिक क्या हुआ, यूएसए हुआ ना, तो इसलिए वो क्या कहलाएगा, डोमेस्टिक ही तब भी कहलाएगा। तो मतलब अगर हेड ऑफिस और ब्रांच सेम कंट्री है तो वो क्या कहलाएगा, डोमेस्टिक। अगर हेड ऑफिस इंडिया में है, ब्रांच कहाँ पर है, न्यूजीलैंड में, या फिर हेड ऑफिस यूएसए में है, ब्रांच कहाँ पर है, इंडिया में, तो वो क्या कहलाएगा, इन फॉरेन ब्रांच, तो वो क्या कहलाएगा, फॉरेन। ठीक, देखना फर्दर, इसी के आगे फुल स्टॉप लगा के, फर्दर these branches are classified into these branches are classified into, जहां पर क्लासिफाइड इनटू वर्ड लिखा है, क्लासिफाइड इनटू के नीचे दो पार्ट्स कर देना इस तरीके से। एक साइड पे लिख देना डिपेंडेंट ब्रांच, डिपेंडेंट ब्रांच, और एक साइड पे लिख देना इंडिपेंडेंट ब्रांच, इंडिपेंडेंट ब्रांच, डिपेंडेंट ब्रांच और इंडिपेंडेंट ब्रांच। एक साइड पे लिख दो डिपेंडेंट, एक साइड पे लिख दो इंडिपेंडेंट। तो डिपेंडेंट कौन हो गई, जो हेड ऑफिस के ऊपर डिपेंडेंट है अकाउंटिंग करने के लिए। इंडिपेंडेंट कौन हो गई, जो अपनी अकाउंटिंग खुद करेगी, हेड ऑफिस के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। तो लिखना डिपेंडेंट के अंदर डिपेंडेंट ब्रांचेस आर दोज ब्रांचेस, dependent branches are those branches which do not prepare, which do not prepare their accounts themselves, their accounts themselves, their accounts themselves, and are completely dependent upon, are completely dependent upon head office, are completely dependent upon head office for their main accounting records, for their main accounting records, dependent upon head office for their main, for their main accounting records। तो ये किस पे डिपेंडेंट रहेंगे, हेड ऑफिस पे डिपेंडेंट रहेंगे अकाउंट करने के लिए। तो सर ये क्या खुद अपना कुछ भी नहीं करेंगे, अपनी रफली अकाउंटिंग कर सकते हैं, बट मेन अकाउंटिंग कौन करेगा, हेड ऑफिस करेगा। बट ये चाहे तो अपनी रफ अकाउंटिंग कर सकते हैं। तो लिखना ऑल दो, इसी में although they can maintain, they can maintain rough accounting, they can maintain rough accounting, they can maintain rough accounting or memorandum accounting,
रफ अकाउंट्स और मेमोरेंडम अकाउंट। मेमोरेंडम वर्ड जो होता है ना वो रफ होता है, मेमोरेंडम अकाउंट मतलब रफ अकाउंट। तो कहते हैं कि ये जो ब्रांच है ये अपना मेमोरेंडम अकाउंट चाहे तो बना सकती है, यानी कि रफ अकाउंटिंग करना चाहे तो कर सकती है, बट जो मेन अकाउंटिंग होगी वो कौन करेगा? हेड ऑफिस, क्योंकि कौन सी है? डिपेंडेंट ब्रांच। इंडिपेंडेंट में लिखना, independent branch are those branches which maintain their own accounts themselves, which maintains their own account themselves. हाँ, चलो हेडिंग डालना, डिपेंडेंट ब्रांचेस। इंडिपेंडेंट में मैंने ये पाया था कि आर दोज ब्रांचेस विच डू नॉट विच मेंटेन देयर ओन अकाउंट देमसेल्व्स। बस सबसे पहले हेडिंग डाल दो डिपेंडेंट ब्रांचेस। अब हम अकाउंटिंग देखेंगे डिपेंडेंट ब्रांचेस के बारे में। तो लिखना, अंडर दिस सेक्शन comma we have to prepare head office books we have to prepare head office books for calculating or recording for calculating or recording the profits of branches, and they are there are four methods there are four methods there are four methods for such calculations. There are four methods for such calculations. तो बेसिकली क्या हुआ, ध्यान देना, ब्रांच में दो टॉपिक रहेंगे, एक हमारा होगा डोमेस्टिक ब्रांच, एक होगा फॉरेन ब्रांच। डोमेस्टिक ब्रांच में भी दो टाइप की ब्रांच होंगी, एक होगी डिपेंडेंट ब्रांच, एक होगी इंडिपेंडेंट ब्रांच।
डिपेंडेंट ब्रांच की अकाउंटिंग अलग होगी, क्यों? क्योंकि उसमें हेड ऑफिस की बुक्स में हम ब्रांच की अकाउंटिंग करना सीखेंगे। सिंपल सी बात है, डिपेंडेंट का मतलब क्या हुआ? अकाउंटिंग सारी कौन करेगा? हेड ऑफिस। तो बुक्स किसकी रहेंगी? हेड ऑफिस की। तो हेड ऑफिस की बुक्स में कैसे ब्रांच की अकाउंटिंग करेंगे वो सीखेंगे। तो उसके लिए कितने मेथड्स है? 4 मेथड। बेसिकली हमारा टास्क क्या है? हमारा टास्क है कि जो ब्रांच ने प्रॉफिट कमाया वो प्रॉफिट कैलकुलेट करना। उस प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के कितने मेथड्स है? 4। हमारे पास कितने मेथड रहेंगे? 4। फिर इसके अलावा दूसरा हमें क्या निकालना होगा? इंडिपेंडेंट ब्रांच। इंडिपेंडेंट ब्रांच में हेड ऑफिस की बुक्स में एंट्रीज पास नहीं करेंगे, उसमें हम किसकी बुक्स में करेंगे? ब्रांच की बुक्स में करेंगे, क्योंकि उसमें कौन अकाउंटिंग कर रहा है? ब्रांच कर रहा है। कौन अकाउंटिंग कर रहा है? ब्रांच कर रहा है। ठीक, तो ये रहेगा। और फिर लास्ट में देखेंगे फॉरेन ब्रांच। तो ये 3 टॉपिक्स मेजरली है, डिपेंडेंट ब्रांच, इंडिपेंडेंट ब्रांच, फॉरेन ब्रांच। ये 3 टॉपिक्स करके चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा, ठीक है ना? लेकिन इतना छोटा नहीं है, थोड़ा बड़ा चैप्टर है। देखना 4 मेथड्स है, कौन कौन से? पहला मेथड, फर्स्ट मेथड डेटर्स मेथड, फर्स्ट मेथड डेटर्स मेथड, सेकंड मेथड स्टॉक एंड डेटर्स मेथड, स्टॉक एंड डेटर्स मेथड, स्टॉक एंड डेटर्स मेथड, थर्ड मेथड फाइनल अकाउंट्स मेथड, और फोर्थ मेथड होलसेल ब्रांच मेथड, होलसेल ब्रांच मेथड। जो पहला मेथड है डेटर्स मेथड, वो क्या कहता है? हेड ऑफिस ना ब्रांच को एक डेटर की तरह ट्रीट कर लेता है। हेड ऑफिस ब्रांच को क्या करता है? एक डेटर्स की तरह ट्रीट करता है, डेटर की तरह। क्योंकि मान लो मेरा हेड ऑफिस है, तुम मेरी ब्रांचेस हो, तो मैंने तुमने पैसा लगाया होगा, तो तुम मुझे वो पैसा वापस दोगे, तो तुम मेरे लिए क्या हो गए? डेटर हो गए। तो ब्रांच को एक तरीके से कैसे ट्रीट कर लेगा? डेटर्स की तरह। फिर दूसरा मेथड है स्टॉक एंड डेटर मेथड। उसमें हमें स्टॉक का अलग बनाना पड़ेगा, डेटर्स का अलग बनाना पड़ेगा, सब कुछ अलग चलेगा, वो भी मेथड के साथ देखेंगे। थर्ड है फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट में हम ब्रांच के अलग से ट्रेडिंग पैनल बना लेंगे। और फोर्थ है होलसेल ब्रांच मेथड। वो सिर्फ और सिर्फ तभी लगेगा जब आपकी ब्रांच कैसी हो? होलसेल की हो, ट्रेडिंग नहीं कर रही होगी ब्रांच। ब्रांच क्या होगी? सिर्फ होलसेल का बिजनेस करती होगी, तब उस केस में हम वो वाला मेथड लगा पाएंगे। सर एग्जाम के लिए कौन सा इंपॉर्टेंट है? एग्जाम के लिए सेकंड मेथड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब सबसे ज्यादा क्वेश्चंस किससे आते हैं? सेकंड वाले मेथड से, जो कि हमारा कौन सा है? स्टॉक एंड डेटर मेथड। फिर उसके बाद अगर उससे नहीं आया तो ज्यादा उम्मीद होती है फर्स्ट वाले मेथड से आने की। यानी कि सेकंड मेथड और फर्स्ट मेथड, ये दो ही मेथड है इनके अंदर जिसमें से ज्यादा क्वेश्चन देखे गए हैं, जिससे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना? इन दो मेथड से क्वेश्चन आते हैं। ठीक, थर्ड फोर्थ से तो मैंने रियरली कोई क्वेश्चन देखा होगा। चलो डालना सबसे पहली हेडिंग, डेटर्स मेथड। फर्स्ट मेथड डेटर्स मेथड, डेटर्स मेथड। अंडर दिस मेथड, under this method, under this method, comma, the head office will record, under this method, comma, the head office will record, the head office will record the transactions of, the head office will record the transactions of each and every branch, each and every branch by opening a very special account, by opening a very special account, very special account, that is branch account, that is branch account, ब्रैकेट में लिखना, at cost price, at cost price और at invoice price, cost price और at invoice price। तो क्या कह रहा है कि कॉस्ट प्राइस पे रहेगा और इनवॉइस प्राइस पे रहेगा, या तो कॉस्ट प्राइस पे हो सकता है या इनवॉइस प्राइस। सर अब ये मतलब क्या है इसका? इसका मतलब क्या है समझना, कि मान लो मैं हेड ऑफिस हूँ, तुम क्या हो? ब्रांच हो। मैं हेड ऑफिस हो गया, तुम क्या हो गए? ब्रांच। हो सकता है मैं, मेरे पास मेरा चेयर का बिजनेस है और मैं हेड ऑफिस हूँ, तुम ब्रांच हो। एक चेयर की कॉस्ट मुझे कितनी पड़ती है? 500 रुपए। बट जब मैं यही चेयर तुम्हें देता हूँ कि तुम लोगों को आगे बेचो, तो मैं तुम्हें बोलता हूँ कि ये चेयर कितने की? 600 रुपए की।
तो क्या होगा, मैं तुम्हें कभी भी ना अपनी कॉस्ट नहीं बताऊंगा, मैं तुम्हें अपनी अपनी कॉस्ट बताने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैं तुम्हें बताऊंगा ही नहीं कि मुझे कितनी कॉस्ट पड़ती है। तो मैं तुम्हें किस पे दूंगा, इनवॉइस प्राइस पे। यानी कि 500 रुपए की चेयर है, तुम्हें बोलूंगा कि ये चेयर कितने की है, 600 रुपए की है, तो मैंने 100 रुपए का प्रॉफिट पहले से ही ऐड कर दिया। अब जब तुम इसे सेल करोगे तो 600 या 600 से ज्यादा में सेल करोगे तो मेरा नुकसान होने के चांसेस खत्म हो गए, ठीक। तो जो 600 रुपए है वो क्या होता है, इनवॉइस प्राइस। लेकिन हो सकता है कि मैं ट्रांसपेरेंसी रखता हूँ, 500 रुपए की चेयर तुम्हें भी कितने में दे दी, 500 में दे दी, तो वो होता है एट कॉस्ट। तो मैं आपको किस पे दे सकता हूँ, या तो कॉस्ट पे दे सकता हूँ या फिर इनवॉइस प्राइस पे दे सकता हूँ। तो इस केस में, इस मेथड में हमें एक ही अकाउंट बनाना है जिसका नाम क्या है, ब्रांच अकाउंट। हमें ब्रांच अकाउंट बनाना है। ब्रांच अकाउंट कॉस्ट पे भी बन सकता है और इनवॉइस प्राइस पे भी बन सकता है। तो सर कैसे पता चलेगा किस पे बनाना है, वो क्वेश्चन हमें हिंट देगा। क्वेश्चन हमें बता देगा कि आपको कॉस्ट पे बनाना है या फिर उस पे इनवॉइस प्राइस पे बनाना है, ठीक है ना, क्वेश्चन के बारे में पता चल जाएगा। तो अंडरलाइन कर दो ब्रांच अकाउंट को, कॉस्ट प्राइस को, इनवॉइस प्राइस को। ब्रांच अकाउंट को, कॉस्ट प्राइस को और इनवॉइस प्राइस को, फुल स्टॉप। नेक्स्ट लाइन लिखना, branch is allowed to prepare, branch is allowed to prepare memorandum account like, branch is allowed to prepare memorandum account like memorandum cash account, memorandum cash account, comma memorandum stock account, memorandum stock account, comma memorandum debtors account, memorandum debtors account, etc. कहते हैं कि वो अपने पास स्टॉक अकाउंट बना सकते हैं, डेटर्स अकाउंट बना सकते हैं, कैश अकाउंट बना सकते हैं। वो बना सकते हैं का मतलब हमें बनाना पड़ सकता है, हो सकता है हमें बनाना पड़े, कोई चीज मिसिंग हो सकता है वो डेटर्स का अमाउंट नहीं पता होगा हमें। तो अगर डेटर्स का अमाउंट नहीं पता या फिर स्टॉक नहीं पता तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये अकाउंट बनाने पड़ेंगे ताकि हम चीजें कैलकुलेट कर सकें, ठीक। चलो फ्रेश पेज निकाल लेना, क्योंकि एक फॉर्मेट सीखना है अकाउंट का, ब्रांच अकाउंट का फॉर्मेट क्या है, तो वो छोड़ आधे आधे पेज में नहीं आएगा, ऑलमोस्ट पूरा ही पेज लग जाएगा। तो लिखना बुक्स ऑफ हेड ऑफिस, बुक्स ऑफ हेड ऑफिस, ब्रांच अकाउंट एट कॉस्ट, ब्रांच अकाउंट एट कॉस्ट। और ये जो ब्रांच अकाउंट है ये किस लिए बनाया जाता है, ताकि हम अपनी ब्रांच का प्रॉफिट निकाल सकें, ताकि हम अपनी ब्रांच का क्या निकाल सकें, प्रॉफिट। प्रॉफिट कब निकाला जाता है, साल के आखिरी में। तो ये ब्रांच अकाउंट बनेगा फॉर द ईयर एंडिंग, जो भी ईयर क्वेश्चन में दिया होगा वो ईयर एंडिंग वो ले लेंगे, ठीक है ना। तो ब्रांच अकाउंट क्या बनेगा, साल के आखिरी में, क्योंकि हमें क्या निकालना है, प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, हमें साल के आखिरी में क्या कैलकुलेट करना है, प्रॉफिट, ठीक। तो उसके लिए ब्रांच अकाउंट बनाया जाएगा। कैसे फॉर्मेट रहेगा, सिंपल सा फॉर्मेट है, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। अमाउंट का भी ज्यादा बड़ा मत बनाना, क्योंकि क्रॉस 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 ही लिखना है, मेन पर्टिकुलर्स है। तो एक हो गया पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, ठीक। सर ब्रांच अकाउंट का नेचर कौन सा होगा, ब्रांच अकाउंट का नेचर रहेगा नॉमिनल अकाउंट। हम पढ़ क्या रहे हैं, डेटर्स मेथड, बट इसका नेचर कैसा रहेगा, नॉमिनल अकाउंट। क्योंकि अभी मैंने तुम्हें बताया कि ये अकाउंट किस लिए काम आता है, प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करने के काम आता है। तो अगर कोई अकाउंट प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करके दे रहा है तो वो कौन सा नेचर होता है, उसका नॉमिनल अकाउंट होता है। वो कैसा नेचर का होता है, नॉमिनल अकाउंट, ठीक। तो इसका कैसा नेचर है, नॉमिनल अकाउंट। चलो, तो अब कैसे करेंगे, सबसे पहले ध्यान रखना, हेड ऑफिस अपने ब्रांच की चीजें रिकॉर्ड कर रहा है। हेड ऑफिस क्या कर रहा है,
अपने ब्रांच की चीजें रिकॉर्ड कर रहा है, तो सबसे पहले क्या करेगा, एक बार पहले फॉर्मेट पूरा देख लेना, फिर मतलब कुछ भी डाउट रहेंगे तो फॉर्मेट के आखिरी में पूछना। टू बैलेंस बीडी, सबसे पहले डेबिट साइड में लिखेंगे, लिखते जाओ साथ साथ बस मेरे। टू बैलेंस बीडी, सबसे पहले लिख दो टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी, और इसके ब्रैकेट में लिखना ओपनिंग बैलेंस ऑफ एसेट्स ऑफ ब्रांच, ब्रांच के ओपनिंग ब्रांच के एसेट्स के सारे ओपनिंग बैलेंस लिखे हैं यहाँ पर, मतलब एक उस ब्रांच के पास जितने भी एसेट्स है उन सबका ओपनिंग बैलेंस हमें यहाँ पर लिखना है। जैसे फॉर एग्जांपल ब्रांच कैश अकाउंट, कैश का जितना भी बैलेंस होगा, ब्रांच डेटर्स, ब्रांच स्टॉक, ब्रांच फिक्स्ड एसेट्स, जितने भी एसेट्स होंगे सबका हम क्या लिखेंगे, ओपनिंग बैलेंस। अब इसमें क्या क्या आ गया, ओपनिंग स्टॉक आ गया, ओपनिंग डेटर्स आ गए, ओपनिंग कैश आ गया, ओपनिंग फिक्स्ड एसेट्स आ गए। इसके अलावा अगर क्वेश्चन में कुछ भी ओपनिंग ओपनिंग एसेट्स में दिया हुआ है तो वो भी हम यहाँ पर लिख लेंगे। लाइक मान लो कोई प्रीपेड एक्सपेंसेस दे दिए तो वो भी हम यहाँ पर लिख देंगे, ठीक, वो भी हमारा क्या होगा, यहाँ पर लिखा जाएगा। एक बात का ध्यान रखना, यहाँ जो ये स्टॉक है ना, इस स्टॉक को किस पे लिखेंगे, एट कोस्ट। इसको किस पे लिखा जाएगा, एट कोस्ट, क्योंकि हम कौन सा बना रहे हैं, कोस्ट वाला। तो यहाँ पर इसको भी अंडरलाइन कर दो और इसको भी अंडरलाइन कर दो। क्लियर है क्या? तो जैसे असेट्स का ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड में लिखा हुआ है, ऐसे ही हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी ओपनिंग बैलेंस ऑफ ब्रांच लाइबिलिटीज। कहता है ऐसे ही अगर कोई लाइबिलिटीज है और उनका ओपनिंग बैलेंस है तो वो हम किस साइड लिखेंगे, क्रेडिट साइड। अगर कोई ब्रांच का ओपनिंग लाइबिलिटीज है ब्रांच की, उनका ओपनिंग बैलेंस किस साइड आएगा, क्रेडिट साइड आएगा। उनका ओपनिंग बैलेंस किस साइड आएगा, क्रेडिट साइड। तो जैसे कौन कौन से हो सकते हैं, एक हमारा हो सकता है ओपनिंग क्रेडिटर्स, या फिर ओपनिंग आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। जनरली ये दो ही रहते हैं, इसके अलावा अगर कोई भी लाइबिलिटी होगी तो वो भी हम यहाँ पर लिख, वो भी हम क्या करेंगे यहाँ पर। डेबिट साइड में लिखना फिर अगला, टू गुड्स सेंड टू ब्रांच, टू गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट। यहां आएगा गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट, यानी कि हेड ऑफिस ने कितने गुड्स भेजे किसको, ब्रांच को। हेड ऑफिस ने कितने गुड्स भेजे किसको, ब्रांच को। तो वो कैसे लिखा जाएगा, ब्रैकेट में लिखना इसके, गुड्स सप्लाइड टू ब्रांच ड्यूरिंग द ईयर, गुड्स सप्लाइड टू ब्रांच ड्यूरिंग द ईयर। तो ये गुड्स कौन दे रहा है, हेड ऑफिस दे रहा है किसको, ब्रांच को। और ये किस पे देगा, कोस्ट पे। तो इसके ब्रैकेट में इसके भी साथ भी लिख देना एट कोस्ट, एट कोस्ट, और अंडरलाइन कर देना उसको। किस पे देगा, कोस्ट पे देगा। क्यों, क्योंकि हेड ऑफिस हम कौन सा देख रहे हैं, कोस्ट वाला केस देख रहे हैं, तो ये क्या देगा, कोस्ट पे देगा। ठीक, तो एक टाइप से ये क्या हो गया, ब्रांच के लिए परचेजेस हो गई, और परचेजेस क्या होती है, डेबिट साइड होती है, तो हमने इसको क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। ठीक, फिर इसके बाद नेक्स्ट लाइन में लिखना टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट, और ब्रैकेट में लिखना एक्सपेंसेस ऑफ ब्रांच पेड बाय हेड ऑफिस। यानी कि अगर मान लो मैंने अपनी ब्रांच के खर्चे पे करे तो मेरा पैसा गया, तो पैसा गया इसीलिए मैंने क्या लिख दिया, टू बैंक अकाउंट। तो पैसा गया तो बैंक अकाउंट क्रेडिट हो गया,
और क्या किया, खर्चे पे किए, तो वो जो एक्सपेंसेस हैं वो हमारे क्या हो जाएंगे, एक्सपेंसेस पे किए, तो इसलिए बैंक क्या हो गया, क्रेडिट। सेम अगला फिर से लिखना, टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट, फिर से लिखना टू बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में लिखना कैश रेमिटेड, कैश रेमिटेड, कैश रेमिटेड बाय हेड ऑफिस फॉर पेटी एक्सपेंसेस, कैश रेमिटेड बाय हेड ऑफिस फॉर पेटी एक्सपेंसेस। तो यानी कि हेड ऑफिस ने जितने भी पैसे दिए ब्रांच को पेटी एक्सपेंसेस के लिए, वो अमाउंट भी यहां पर आ जाएगा। ठीक, अब क्रेडिट साइड पे आना, लायबिलिटीज के बाद यहां लिखना बाय बैंक अकाउंट, बाय बैंक अकाउंट, बाय बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में लिखना बाय बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में लिखना ये बैंक कौन सा होगा, जो पैसा ब्रांच ने हेड ऑफिस को वापस दिया। हुआ क्या होगा, मैंने मान लो ब्रांच को एक चेयर दी बेचने के लिए, अब ब्रांच ने चेयर बेची, चेयर बेच के पैसा कमाया, तो वो पैसा किसको देंगे, मुझे देंगे, क्योंकि सामान किसने दिया था, मैंने दिया था, तो वो पैसा किसको देंगे, मुझे। तो लिखना कैश रेमिटेड बाय ब्रांच टू हेड ऑफिस, कैश रेमिटेड बाय ब्रांच टू हेड ऑफिस। तो यानी कि ब्रांच ने हेड ऑफिस को क्या दिया, कैश दिया। अब ये कैश कहां से आया होगा, या तो ब्रांच ने कैश सेल करी होगी, या फिर डेटर से कलेक्शन करी होगी। अगर उधार पे बेचा है तो डेटर से कलेक्शन करके दिया होगा पैसा, और अगर कैश में बेचा है तो कैश सेल, सीधा कैश आ गई। तो ये ध्यान रखना, यहाँ पर सिर्फ कैश आएगा, यानी कि जितने में सेल करी उससे कोई लेना देना नहीं है, जितना पैसा तुमने रेमिट कराना सिर्फ वो अमाउंट है। अगर तुमने 10 लाख का सेल किया लेकिन मुझे 8 लाख भेजे, तो यहाँ पर कितना लिखेंगे, 8 लाख, यहाँ कितना लिखेंगे, 8 लाख। ठीक, नेक्स्ट लिखना क्रेडिट साइड पे, बाय गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट, बाय गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट, बाय गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट, गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट। ये क्या बोलता है, गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट का मतलब क्या हुआ, हमने डेबिट भी किया था। डेबिट कब किया था, अगर मैं हेड ऑफिस ब्रांच को कोई सामान दे रहा हूं तो वो क्या किया था हमने, डेबिट। अब ब्रांच वही सामान अगर मुझे रिटर्न कर देगी तो हम क्या करेंगे, क्रेडिट। तो क्रेडिट साइड वाले के ब्रैकेट में लिखना गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच टू एचओ, गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच टू हेड ऑफिस, गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच टू हेड ऑफिस, गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच टू हेड ऑफिस। बस बाकी क्रेडिट साइड पे आप लिख दो, ओपनिंग बैलेंस, एसेट्स का ओपनिंग बैलेंस डेबिट किया था, तो अब क्या आ जाएगा, बाय बैलेंस सीडी क्लोजिंग बैलेंस ऑफ ब्रांच एसेट्स। क्रेडिट साइड पे लिख दो बाय बैलेंस सीडी, ब्रैकेट में लिख देना क्लोजिंग बैलेंस ऑफ ब्रांच एसेट्स, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ ब्रांच एसेट्स। तो क्या कह रहा है, कहते हैं कि इसका क्लोजिंग बैलेंस ले लेंगे, किसका, ब्रांच एसेट्स का, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ ब्रांच एसेट्स, और वही सारे लिख दो, क्लोजिंग कैश, क्लोजिंग डेटर, क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग फिक्स्ड, क्लोजिंग कैश, क्लोजिंग डेटर्स, क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग फिक्स्ड असेट्स। स्टॉक के आगे लिख देना एट कॉस्ट। तो इस मेथड में जहां जहां पर भी गुड्स की बात करेगा, यानी कि स्टॉक की बात करेगा, तो सब किस पे रहेगा, कॉस्ट पे रहेगा, सब किस पे रहेगा, कॉस्ट पे। तो गुड्स सेंड टू ब्रांच वगैरह सब किस पे रहेगा, कॉस्ट पे रहेगा। और डेबिट साइड में लिख दो टू बैलेंस सीडी ब्रांच लाइबिलिटीज का क्लोजिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ ब्रांच लाइबिलिटीज। इधर आ जाएगा टू बैलेंस सीडी
क्लोजिंग बैलेंस ऑफ ब्रांच liabilities. Closing balance of branch liabilities. Closing balance of branch liabilities. इधर भी यही आ जाएंगी क्लोजिंग क्रेडिटर्स और क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस. क्लोजिंग क्रेडिटर्स और क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस. अगर डेबिट में बैलेंस बचेगा तो डेबिट में क्या आ जाएगा? नेट प्रॉफिट. और अगर क्रेडिट में बचेगा तो क्रेडिट में क्या आ जाएगा? नेट लॉस. तो डेबिट में बचा तो नेट प्रॉफिट और क्रेडिट में बचा तो नेट लॉस. दोनों ही कहां जाएंगे? पीएनएल अकाउंट में. दोनों ही कहां जाएंगे? पीएनएल अकाउंट. हम्म. हाँ, डिपेंडेंट. सारा डिपेंडेंट ही चल रहा है. ठीक, तो हमारा ऐसे निकलेगा प्रॉफिट या लॉस. अभी इसको देखते हैं एक एग्जांपल से. लिखना टू अंडरस्टैंड द बेसिक वर्किंग्स. टू अंडरस्टैंड द बेसिक वर्किंग्स, comma, to understand the basic workings, comma, consider the following example. Consider the following example. अच्छा सर, यहाँ पर ना हमने क्या किया? यहाँ पर हमने सारे के सारे ना असेट्स और लायबिलिटीज ले ली. जबकि सर आपने बताया था कि ब्रांच अकाउंट क्या है? नॉमिनल अकाउंट है. नॉमिनल अकाउंट में एसेट्स लायबिलिटीज नहीं आती. बट हमने क्या किया है? हमने इनडायरेक्टली खर्चे ही रिकॉर्ड किया है. कैसे खर्चे रिकॉर्ड किया है? सोच के देखो. अगर मान लो मेरा फिक्स एसेट शुरू में 10,000 का था. अगर मेरा फिक्स एसेट शुरू में कितने का था? 10,000 का. और साल के आखिरी में मेरा फिक्स एसेट कितने का था? 8,000 का. सिंपल सी बात है. अगर मेरा फिक्स एसेट शुरू में 10,000 का था, साल के आखिरी में 8,000 का था, तो 2,000 का क्या होगा? डेप्रिसिएशन. डेप्रिसिएशन को क्या करते हो? डेबिट करते हो. यहाँ पर तुमने क्या किया? इनडायरेक्टली वही किया. 10,000 डेबिट किया, 8,000 क्रेडिट कर दिया, तो नेट इफेक्ट क्या हुआ? 2,000 डेबिट हुआ. तो डेप्रिसिएशन को डायरेक्ट ना डाल के तुमने क्या किया? इस तरीके से लिखा. सोच के देखो, यहाँ हमने लिखा था ना डेबिट में पेटी एक्सपेंसेस, पेटी कैश हमने दिया ब्रांच को. मान लो टू बैंक, मैंने क्या किया? पेटी एक्सपेंसेस के 5,000 रुपए ब्रांच को भेजे. मैंने क्या किया? ब्रांच को कितने रुपए दिए? पेटी एक्सपेंसेस के 5,000. उसमें से ब्रांच के पास क्लोजिंग बैलेंस में 2,000 का कैश बच गया. 2,000 का कैश बच गया. तो यानी कि खर्चा कितना हुआ? 3,000. तो हमने क्या किया? 5,000 डेबिट कर दिया, 2,000 क्रेडिट कर दिया, तो नेट इफेक्ट कितना आया? 3,000. तो इसमें क्या करते हैं? खर्चे का इफेक्ट उतना ही आता है, बस दिखाते कैसे हैं? इनडायरेक्ट. दिखाते कैसे हैं? इनडायरेक्ट. ठीक, चलो लिखना. एग्जाम्पल लिखना. हाँ, एग्जाम्पल. X Limited is having X Limited is having its head office. X Limited is having its head office in Delhi and branch in Karnal. Branch in Karnal and following information supplied to you. Following information supplied to you for the year 2024. For the year 2024. तो 2024 की बात कर रहा है. 2024 में क्या हुआ? ठीक, लिखना नेक्स्ट लाइन में. स्टॉक 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 के आगे डैश डाल के लिख दो. ऑन 1 जनवरी 2024, यानी कि ओपनिंग बैलेंस 1 जनवरी 2024 10,000. एंड ऑन 31 दिसंबर 2024, यानी कि क्लोजिंग बैलेंस ऑन 31 दिसंबर 2024 12,000. 1 जनवरी को ओपनिंग बैलेंस कितना था? 10,000. और 31 दिसंबर को क्लोजिंग बैलेंस कितना था? 12,000. ठीक, 12,000. सेम ऐसे डेटर्स में लिख दो. ओपनिंग बैलेंस 25,000, क्लोजिंग बैलेंस 20,000. डेटर्स में
ओपनिंग बैलेंस यानी कि 1 जनवरी को 25,000 और 31 दिसंबर को 20,000। 1 जनवरी को 25,000, 31 दिसंबर को 20,000। फर्नीचर, फर्नीचर 1 जनवरी को 50,000, 31 दिसंबर को 40,000। चालीस हजार 40,000, 40,000। ओपनिंग हो गया 50 और क्लोजिंग हो गया 40। फुल स्टॉप। लिखना एडिशनल इंफॉर्मेशन, एडिशनल इंफॉर्मेशन, एडिशनल इंफॉर्मेशन। कुछ और चीजें बताई हुई है, क्या क्या है? फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, गुड्स आर ऑलवेज सप्लाइड, गुड्स आर ऑलवेज सप्लाइड by the head office, goods are always supplied by the head office to the branch at cost, to the head office by the head office to the branch at cost. Goods are always supplied by the head office to the branch at cost. Second point, second point, point number 2, during the year 2017, during the year 2017, comma, goods supplied to the branch worth rupees, sorry, during the year 2024, during the year 2024, comma, goods supplied to the branch worth rupees 1,02,000, worth rupees 1,02,000। 1,02,000 के क्या हो गए? गुड सप्लाई करे ब्रांच को। 1,02,000, 1,02,000, 1,02,000। थर्ड पॉइंट, rate of profit on COGS is, rate of profit on COGS is 50%, 50%। फिर क्या आएगा? फोर्थ पॉइंट, 40% सेल्स, 40% सेल्स आर ऑन कैश बेसिस, 40% सेल्स आर ऑन कैश बेसिस। फोर्थ पॉइंट में बोला कि हमारी टोटल सेल जितनी भी है उसका 40% किस में होता है? कैश सेल्स होती है। उसकी 40% किस में होती है? कैश सेल्स। 40% किस में होगी? कैश सेल्स। फिफ्थ पॉइंट, पॉइंट नंबर 5, ₹2,000 of debtors, ₹2,000 of debtors were bad debts, यानी कि 2,000 के डेटर्स हमारे क्या हो गए? बैड हो गए, बैड डेट्स हो गए। 6 पॉइंट, depreciation charged on furniture, depreciation charged on furniture 10,000, depreciation charged on furniture 10,000। Fifth point, ₹2,000 of debtors, ₹2,000 worth of debtors were bad debts। 6 पॉइंट था, depreciation charged on furniture ₹10,000। कितने का फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन लगा? 10,000 का। लास्ट पॉइंट, 7 पॉइंट, सैलरी ऑफ ब्रांच मैनेजर, सैलरी ऑफ ब्रांच मैनेजर पेड बाय हेड ऑफिस, सैलरी ऑफ ब्रांच मैनेजर पेड बाय हेड ऑफिस ₹25,000, रुपीज सॉरी 15,000 कर दो, 15,000, 15,000, ₹15,000। फुल स्टॉप। कैलकुलेट, calculate net profit of branch, calculate net profit of branch during the year 2024, during the year 2024 by preparing branch account, by preparing branch account, by preparing branch account। तो पहले थोड़ा सा वर्किंग पे चलते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन में हमें कहीं भी सेल्स नहीं बताई। सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या नहीं बताया? सेल्स नहीं बताई। तो अगर सेल्स नहीं बताई तो हम सेल्स कैलकुलेट करेंगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे? उसने हमें बोला
कि जो प्रॉफिट है ना वो प्रॉफिट कितना होगा सीओजीएस पे कितने परसेंट 40 50 50 सीओजीएस का 50% क्या रहेगा प्रॉफिट रहेगा। ठीक, तो हमें पता है सीओजीएस का फॉर्मूला क्या होता है सॉल्यूशन। सीओजीएस का फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक कितना बोला था 10,000। परचेजेस ब्रांच के लिए परचेज क्या होगी जो हेड ऑफिस ने ब्रांच को दिया है सामान वो ब्रांच के लिए क्या हो गई परचेज। वो ब्रांच के लिए क्या होगी परचेज। तो जो हेड ऑफिस ने ब्रांच को सामान दिया वो उसके लिए क्या हो गई परचेज। तो कितने का दिया है 1,02,000 माइनस क्लोजिंग स्टॉक कितना है 12,000। तो यानी कि सीओजीएस कितना आया मेरा 1,00,000। सीओजीएस कितने का आ गया 1,00,000 का। इसमें प्लस कर दो ग्रोस प्रॉफिट कितना 50% यानी कि 50,000। तो ये कितना आ गया सेल्स आ गई हमारी कितने की 1,50,000। सेल्स कितने की हो गई 1,50,000। इस 1,50,000 की सेल्स में से 40% तो क्या है कितनी हुई 40% 60,000। और बाकी जो 60% बचा वो क्या होगा क्रेडिट यानी कि 90,000। कितना होगा 90,000। क्लियर है कितनी वर्किंग समझ आ रही है। ठीक, अब एक काम करो भूल जाओ कि हम कोई ब्रांच अकाउंट बनाना सीख रहे हैं। हम ना नॉर्मल ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट बनाएंगे इसका और देखेंगे प्रॉफिट आता कितना है वैसे। ठीक, तो ट्रेडिंग अकाउंट। तो अगर मैं ट्रेडिंग पीएनएल की बात करूं ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट। ट्रेडिंग पीएनएल में सबसे पहले क्या आता है ओपनिंग स्टॉक कितना 10,000। परचेजेस बोल लो या गुड्स सेंट टू ब्रांच बोल लो 1,02,000। कितना हो गया 1,02,000। फिर इधर क्या आती है सेल्स कितनी 1,50,000। और ये हमारा क्या आएगा क्लोजिंग स्टॉक 12,000। तो इससे क्या आ गया टू ग्रोस प्रॉफिट कितना 50,000। ये मेरा कितना आ गया 50,000। ठीक, यही ग्रोस प्रॉफिट मेरा पीएनएल में चला जाएगा बाय ग्रोस प्रॉफिट अकाउंट 50,000। अब खर्चे क्या क्या है एक तो उसने बोला था डेप्रिसिएशन लगाया कितने का 10,000 का। एक उसने बोला था बेड डेट्स हो गए 2,000 के। और कोई खर्चा था क्या सैलरी कितनी है 15,000। सैलरी दे दो कितने की 15,000। तो टू सैलरी कितने की 15,000। और कोई खर्चा बस ये है। तो इससे हमारा क्या आ गया नेट प्रॉफिट कितना आ रहा है 15 17 23,000। नेट प्रॉफिट कितने का आ गया 23,000 का। ये हमारा क्या आया नेट प्रॉफिट। तो ये तो मैंने किससे निकाला ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट से जो हम नॉर्मली बचपन से बनाते हुए आ रहे हैं। ठीक, अब हमें इसी प्रॉफिट को किससे निकालना है ब्रांच अकाउंट से। इसी प्रॉफिट को किससे निकालना है ब्रांच अकाउंट से। एक बार ये वर्किंग उतार लो फिर मैं ये मिटा दूंगा सोल्यूशन करके वर्किंग वर्किंग उतार लो।
And ये तो बाद में बना लेना चाहिए, पहले अभी बस वो देखो, अभी कंपेयर कर लेते हैं इसको। देखना, अब हमें यही चीज किससे निकालनी है, ब्रांच अकाउंट से। तो हम क्या बनाएंगे, ब्रांच अकाउंट। उसने बोला था कि हम सारे के सारे गुड्स किस पे देते हैं, कोस्ट पे। सारे के सारे गुड्स किस पे भेजते हैं, कोस्ट पे। तो सबसे पहले हमारा क्या आएगा, टू बैलेंस बीडी। टू बैलेंस बीडी असेट्स क्या क्या है, एक क्वेश्चन ने बोला था ओपनिंग कैश, कैश था क्या, कैश कैश नहीं था, स्टॉक है, ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग डेटर्स और ओपनिंग फर्नीचर। ओपनिंग स्टॉक कितने का था, 10,000। डेटर्स कितने के हैं, 25। और ये कितने का है, 50। राइट। फिर इसके बाद लाइबिलिटी कुछ है नहीं, ओपनिंग। ठीक। एक क्या आता है, टू गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट। क्या आएगा, गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट, कितना था, 1,02,000। ठीक। फिर इसके अंदर यहां हम क्रेडिट साइड पे लिखते हैं बाय बैलेंस सीडी। क्लोजिंग स्टॉक लिखते हैं एसेट्स का, तो क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग डेटर्स और क्लोजिंग फर्नीचर। कितना, स्टॉक कितने का था, 12,000। डेटर्स कितने के थे, 20,000। और ये कितने का था, 40,000। यही था। अब हमें यहां पर क्या चाहिए होता है, यहां चाहिए होता है बाय बैंक अकाउंट, यानी कि जितना हमने रेमिट करा, रेमिट वाला जितना हमने क्या किया, रेमिट करा ब्रांच ने हेड ऑफिस को, वो अमाउंट चाहिए। तो मैंने बताया था इसमें दो अमाउंट आते हैं, एक आती है कैश सेल और एक आता है कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स। कैश सेल तो हमने साफ साफ कैलकुलेट कर ली थी, कितनी, 60,000। कैश सेल तो हमारी कितनी थी, 60,000। अभी हमने कैलकुलेट की थी वर्किंग में, 1,50,000 का 40% कैश सेल थी, तो वो हमारी कितनी आ गई थी, 60,000। ठीक। कलेक्शन फ्रॉम डेटर क्या क्वेश्चन ने दी हुई है, बैड डेट्स बताएं सिर्फ, कलेक्शन नहीं दी। तो एक काम करते हैं, इसके लिए डेटर्स अकाउंट बना लेते हैं। तो इसको बोलते हैं मेमोरेंडम डेटर्स अकाउंट। डेटर्स अकाउंट बना लेते हैं, इससे पता चल जाएगा कि हमें डेटर से कलेक्शन हुई कितनी है। तो टू बैलेंस बीडी, डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस कितना था, 25,000। डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस था 25,000। इनको सेल्स कितनी करी, कौन सी सेल, क्रेडिट सेल, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, डेटर्स की। तो डेटर में तो सिर्फ कौन सी आएगी, क्रेडिट सेल आएगी, कितने की, 90,000। 90,000। डेटर्स की सेल कितनी हो गई, 90,000। इसमें से बेड डेट्स कितने के हो गए, कितने के हो गए, 2,000। और इधर क्लोजिंग बैलेंस कितना है, 20,000। तो बचा हुआ क्या होगा, कलेक्शन। कितने की हुई कलेक्शन, 93, 93,000। कलेक्शन कितने की हो गई, 93। ये हुई ना। रेमिट तो क्या, रेमिट का मतलब क्या होता है, ब्रांच जो हेड ऑफिस को पैसा भेजेगी। तो अगर मान लो ब्रांच ने डेटर से 93,000 लिए, तो वो एज इट इज किसको भेज दिए होंगे, हेड ऑफिस को। क्योंकि ब्रांच क्या करेगी रख के, ब्रांच के सारे खर्चे तो हेड ऑफिस पे कर रहा है। ब्रांच के मैनेजर की जो सैलरी पे करनी थी, वो भी किसने पे करी है, हेड ऑफिस ने। तो ब्रांच अपने पास पैसे क्यों रखे। ठीक। ये हेड, हाँ बुक्स हेड ऑफिस की है, हम हेड ऑफिस की बुक्स में बना रहे हैं क्योंकि डिपेंडेंट ब्रांच है। ठीक। तो यानी कि ब्रांच को, हेड ऑफिस को कलेक्शन कितने की हुई, 93,000। अब एक चीज मैच करा देता हूं, देखना। वैसे हम P&L अकाउंट में जब हम प्रॉफिट निकालते हैं, तो हम सेल लिखते हैं और सेल्स के साथ साथ खर्चे लिखते हैं। ठीक। तो हमने क्या किया, इधर सेल्स लिखी कितने की, 1,50,000 की। सेल्स कितने की लिखी, 1,50,000 की। और इसके बदले में खर्चा कितने का हुआ, 2,000 का। खर्चा कितने का हुआ, 2,000 का। तो नेट इफेक्ट कितना हुआ, 1,48,000। सेल्स से रिलेटेड 1,50,000 की टोटल सेल्स और 2,000 के क्या हुए, बेड डेट्स। तो यानी कि नेट अमाउंट कितना हुआ, 1,48,000।
1,48,000। लेना कैलकुलेटर फटाफट से। अब यहाँ पर मैच कर लेते हैं कि 1,48,000 ब्रांच अकाउंट में कैसे दिखाया गया। डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस कितना था, 20,000, लिख दो कैलकुलेटर पे 20,000 प्लस 93,000 और 6,000 माइनस डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस कितना आ गया, 1,48,000। तो जो हम सेल्स को और सेल से रिलेटेड खर्चे यहां पर ऐसे दिखाते हैं डेटर से, वो हम यहां पर इनडायरेक्ट तरीके से दिखाते हैं डेटर्स का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दिखा के और कैश सेल और कलेक्शन दिखा के। तो सर इसका मतलब क्या, हम यहाँ पर बेड डेट्स नहीं दिखाएंगे, नहीं दिखाएंगे। क्यों नहीं दिखाएंगे, क्योंकि जब हमने क्लोजिंग डेटर्स लिखे ना 20,000 के, इसमें ऑलरेडी बेड डेट्स एडजस्ट हो गए। ठीक, इसमें ऑलरेडी बेड डेट्स क्या हो गए, एडजस्ट हो गए। तो हमें दोबारा बेड डेट्स दिखाने की जरूरत नहीं है, हमें दोबारा बेड डेट्स को दिखाने की जरूरत नहीं। बात समझ आ रही है। सेम ऐसे ही सर यहाँ पर हमने डेप्रीशिएशन दिखाया था 10,000 रुपए का, लेकिन यहाँ पर हमने क्या किया, 50,000 डेबिट कर दिया और 40,000 क्रेडिट कर दिया, तो नेट अमाउंट कितना हुआ, 10,000। तो सर क्या मतलब दोबारा डेप्रीशिएशन नहीं लिखना, नहीं लिखना। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पर 50 डेबिट करके और क्रेडिट 40 करके हमारा क्या हो गया, ऑटोमेटिकली 10,000 का डेबिट हो गया। अभी वहां यहीं पे बैठ जाओ। हाँ। तो हमने क्या किया, 50,000 डेबिट कर दिया और 40,000 क्रेडिट कर दिया, तो इससे हमारा नेट कितना आया, 10,000 का डेप्रीशिएशन ऑलरेडी डल गया। तो हमें डेप्रीशिएशन दोबारा दिखाने की जरूरत। ठीक, एक खर्चा था ब्रांच के मैनेजर की सैलरी, वो किसने पे किया, हेड ऑफिस ने। तो वो क्या करेंगे, वो यहां लिख देंगे टू बैंक अकाउंट मैनेजर सैलरी कितनी, 10,000। मैनेजर की सैलरी कितनी, 10,000। 15 थी क्या, 15। तो मैनेजर की सैलरी कितनी हो गई, 15,000। तो यहाँ पर हमारा एक खर्चा आया था मैनेजर की सैलरी 15,000, 15,000। ठीक, ये थे 1,02,000 के, ये एज इट इज आ गए 1,02,000 के। ओपनिंग स्टॉक डेबिट हुआ था, ओपनिंग स्टॉक डेबिट हो गया। क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट हुआ था, क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट। तो तुम देख रहे हो मैंने सारी आइटम पे टिक कर दिया जो हमारी यहाँ पर। तो बस उसको दिखाने का तरीका अलग हो गया। यहाँ पर हम पीएनएल में सीधा डेप्रिसिएशन डाल देते हैं, यहाँ हम क्या करते हैं, ओपनिंग फर्नीचर और क्लोजिंग फर्नीचर अलग अलग दिखाते हैं। इससे फायदा क्या होता है, इससे हेड ऑफिस के पास रिकॉर्ड रहता है कि आपके पास कितने के एसेट बचे हुए हैं, कितनी लायबिलिटी बची हुई है। ठीक, वो सारी चीजें आपके पास रिकॉर्ड में रहती है। करना जरा नेट प्रॉफिट कैलकुलेट, बैलेंसिंग कर दो दोनों साइड। कितना आ रहा है, 23,000। तो सेम अमाउंट हमारा आ जाएगा नेट प्रॉफिट का टू पी एंड एल अकाउंट नेट प्रॉफिट कितना, 23,000। 23,000 इसका टोटल बाहर लिख लेना, 1,53,000। ठीक, बात समझ आ रही है। तो हमें हमने करी वही चीज, बस यहाँ पर इसको प्रेजेंट करने का तरीका अलग हो गया। बाकी एट द एंड इफेक्ट कुछ खास कुछ अलग नहीं होगा, सेम इफेक्ट रहेगा जो हम नॉर्मल पीएनएल में डालते हैं, बस उसको प्रेजेंट करते हैं इस तरीके से। तो हमें सर पेपर में ये बनाना है, नहीं ये नहीं बनाना, हमें कौन सा बना के आना है, ये बनाना। आगे जाके एक तीसरा मेथड है फाइनल अकाउंट मेथड। उस मेथड में हम इस तरीके से करेंगे, ट्रेडिंग पीएनएल बनाएंगे। तो ये मेथड कौन सा है, फाइनल अकाउंट मेथड। ये मेथड कौन सा है, ब्रांच ब्रांच डेटर्स मेथड। तो पहला मेथड जो हमारा डेटर्स मेथड था वो ये वाला है। इसमें अभी हमने किस पे पढ़ा है, सिर्फ कॉस्ट पे। ठीक, आगे जाके हम इनवॉइस प्राइस पे भी पढ़ेंगे, बट पहले इसको उतार लो। तो ट्रेडिंग पैनल बना लो और ये वाला, हाँ ये भी बना लो और फिर वो भी एज इट इज उतार लो। नहीं वो तो ऐसे था, बेसिक ही था, बता दूंगा।
हाँ नोट्स कर लो। नहीं उस पर नॉर्मल। चलो हाँ ये डेटस मेथड चल रहा है। डेटस मेथड में भी एट कॉस्ट चल रहा है। थोड़े से नोट्स लिखना, दो तीन छोटे छोटे से नोट्स नीचे क्वेश्चन से, मतलब इसी के नीचे लिख देना चाहिए। इसी के नीचे note। बोलो हो गया सबका लिखना। इंपॉर्टेंट नोट में नोट नंबर वन, while preparing branch account while preparing branch account comma while preparing branch account comma we will not record we will not record bad debts comma discount allowed bad debts comma discount allowed comma sales return etc etc as these items will be automatically these items will be automatically adjusted in closing debtors. These items will automatically adjusted in closing debtors. तो क्या कह रहा है, कहता है बेड डेट्स डिस्काउंट सेल्स रिटर्न कुछ भी दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सब कुछ तुम इधर दिखा के क्लोजिंग डेटर्स में एडजस्ट कर चुके होगे, तो तुम यहाँ सीधा क्लोजिंग डेटर्स लिखोगे, उसमें सब एडजस्ट हो चुका होगा, तो ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। पॉइंट नंबर टू, नोट नंबर टू, similarly we will not record depreciation on fixed assets. Similarly, we will not record depreciation on fixed assets, comma loss or profit on
profit on sale of fixed assets, loss or profit on sale of fixed assets, as these items will be automatically adjusted in will be automatically adjusted in closing fixed assets. तो कह रहे डेप्रिसिएशन वगैरह रिकॉर्ड मत करना क्योंकि उसका इफेक्ट ऑलरेडी किसमें आ चुका होगा, क्लोजिंग फिक्स्ड एसेट्स में आ चुका होगा. फुल स्टॉप. थर्ड पॉइंट, थर्ड नोट. Similarly, any loss of stock is not to be recorded. Loss of stock is not to be recorded in branch account. In branch account, 2 minutes. Branch account, as it will be automatically adjusted. It will be automatically adjusted in closing stock. Closing stock. तो कह रहा है ये तीनों चीजें आपको दिखाने की जरूरत नहीं है क्योंकि तीनों क्लोजिंग में एडजस्ट हो चुकी होगी. लास्ट नोट, फोर्थ नोट, लास्ट नोट. Sometimes the figures of opening branch debtors, comma closing branch debtors, opening branch debtors, comma closing branch debtors, comma collection from debtors, etc. is missing, then we can prepare memorandum branch debtors account in working notes. Memorandum branch debtors account in working notes. तो क्या कह रहा है, अगर क्वेश्चन में डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस या फिर क्लोजिंग बैलेंस या फिर कलेक्शन कोई भी चीज मिसिंग है तो हम क्या करेंगे, डेटर्स अकाउंट बना लेंगे, उससे हमारी ये चीज कैलकुलेट हो जाएगी. चलो तो आज इतना ही करते हैं. तो हमने देखा ब्रांच के बारे में. ब्रांच क्या थी, दो टाइप की थी, डोमेस्टिक और फॉरेन. डोमेस्टिक के अंदर दो थे, डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट. ठीक है ना. तो हमने यहाँ पर डिपेंडेंट के बारे में देखा. पहला मेथड जो कि कौन सा था, डेटर्स.